नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी यानी कि परंपरा और गणना का अद्भुत संगम। आखिर ये वैदिक घड़ी है क्या? ये वैदिक घड़ी जीएमटी से किस तरह से भिन्न है, इसकी काल गणना को भी समझाएंगे और ये ग्रह दशा किस तरह से बताती है ये भी समझाएंगे। इस वक्त मेरे साथ वैदिक घड़ी के निर्माता मौजूद हैं आरोह श्रीवास्तव जी। मैं बहुत स्वागत करता हूं आरोह जी का बीएस टीवी पर। और शुरुआत अपने सवालों की करूं आरोह जी, आपसे यही कहूंगा कि ये प्रेरणा कहां से आई, ये शुरुआत आपने कैसे की, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैदिक घड़ी को लेकर आपने क्या कुछ रिसर्च भी किया, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सभी को मेरा नमस्कार। ये वैदिक घड़ी की जो आइडिया मुझे आया, ये मुझे 2013 से मेरी एक जर्नी है जिसमें मैंने अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ चीज़ें सीखी समय की गणना के बारे में, और वो जर्नी, वो एक्सपीरियंसेस मुझे वैदिक घड़ी की ओर लेके आए। तो ये वैदिक घड़ी का जो पहला थॉट मुझे आया, ये जब मैं पढ़ाई करता था इंग्लैंड में मर्चेंट नेवी की, तो वहाँ पर हमारी पढ़ाई के दौरान हमको समय रेखा, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि शिप्स को पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना होता है। और साथ ही अगर सारे उपकरण ख़राब हो जाएं तो एक तरीका है कि तारे सितारों के माध्यम से हम अपनी लोकेशन निकाल पाते हैं। तो ये सब चीज़ों की हमने पढ़ाई करी। तो इस इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि मैं इंग्लैंड में ही था, तो मैं ग्रीनविच म्यूजियम घूमने गया, क्योंकि उसको पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, वहाँ शून्य रेखा है। तो यही मैंने बचपन से ही पढ़ा था। तो मैंने सोचा उस जगह पर जाता हूँ और उसका एक आनंद लेता हूँ वहाँ पर होने का, पृथ्वी के सेंटर में। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो एक्चुअली कोई सेंटर नहीं है। वो 1884 में एक अमेरिका में बैठक कराई थी इंग्लैंड ने, जिसमें वोटिंग द्वारा उन्होंने अपने आप को प्राइम मेरिडियन घोषित कराया। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि वो कोई एक्चुअल जगह ही नहीं है, पृथ्वी का वो सेंटर नहीं है। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वहां जाने का कि मैं पृथ्वी के केंद्र पे खड़ा हूं, वो खत्म हो गया। लेकिन मन में एक जिज्ञासा आई कि अगर ये केंद्र नहीं है तो पृथ्वी का कुछ तो केंद्र होगा। तो मैं उस चीज को जानता हूं, और इस जानकारी एक मन में आई और मैंने इसके ऊपर थोड़ा पढ़ना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, जिससे मुझे ये मालूम पड़ा कि इंग्लैंड से पहले ये प्राइम मेरिडियन, क्योंकि फ्रांस के पास पावर थी तो फ्रांस में था, लेकिन उससे पहले ये प्राइम मेरिडियन इंडिया में उज्जैन में हुआ करता था। तो मुझे ये जान के बहुत गर्व महसूस हुआ कि प्राइम मेरिडियन शून्य रेखा हमारे उज्जैन से थी, हमारे भारत से थी। लेकिन फिर एक चीज ये जान के थोड़ा दुख भी हुआ कि ये भी हमसे छीन लिया गया। तो मुझे ये एक थॉट मन में 2013 में मेरे ये जागा। फिर मैं शिपिंग में सेलिंग करने लगा, अलग अलग देशों में जाने लगा। तो जब मेरा असली में मैंने समुद्र में सेलिंग शुरू करी और मैं टाइम जोन्स को क्रॉस करने लगा, तो मेरा एक दिन का ऐसा एक्सपीरियंस था कि दिन मेरा 26 घंटे का हो गया एक ही डेट पे, क्योंकि मैंने प्राइम मेरिडियन को 2 बार वेस्ट में और 1 बार ईस्ट में क्रॉस किया था। मैं इंग्लैंड से नीदरलैंड जा रहा था। तो वहां पर उस दिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि फिर इंसानों ने 24 घंटे को ही एक नंबर क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई साइंस है, या ये किस चीज, कहां से इसका इतिहास आता है? तो मेरी जिज्ञासा जागी कि मैं मानव इतिहास को जानूं कि समय कहां से शुरू हुआ। तो मैंने इस इतिहास को जानने के लिए जितने भी प्राचीन धर्म थे या प्राचीन सभ्यताएं थी, उनका अध्ययन शुरू किया, जिसमें मैंने बेबीलोनियन सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता, मायन सभ्यता और भारतीय सभ्यता को जानने का प्रयास किया। कई तरह की सभ्यताओं की स्टडी आपने की और एक बहुत लंबी जर्नी है, जिसके बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे कि हमें वैदिक घड़ी के बारे में ये पूरी जानकारी अब मिलने जा रही है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब देखिए, नॉर्मली अभी मेरी घड़ी में 9 बजने में 10 मिनट शेष रह गए। या किसी से भी कहूँगा भाई 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि साहब अभी 8:50 हो रहे हैं। यही समय दिन में रहता है, यही समय रात में रहता है। मैं रेलवे की भाषा में अगर बात करता हूँ तो मैं कहूँगा रात के 9 को 21। हम यही समझते आ रहे हैं, इसी से हम हमारे समय का आकलन कर लेते हैं। लेकिन ये जो वैदिक घड़ी है, जिस पर आपने काफ़ी रिसर्च की, बहुत मेहनत की, तमाम सभ्यताओं को पढ़ा, ये भिन्न कैसे, अलग कैसे है ये हमारी नॉर्मल वॉच से? जी, ये जो हमारी वैदिक घड़ी है, जैसे अभी आपने कहा कि अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, और आज की डेट है, मान लेते हैं 31 अगस्त। तो 31 अगस्त 9 बजे अगर हम ये चीज डिफाइन करते हैं
तो हम इससे दो लोगों के मिलने का सिर्फ एक क्रम को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इस समय से हम कोई खगोलीय घटना को नहीं जान सकते। लेकिन अगर भारतीय काल गणना का आप सिद्धांत देखें, अगर मैं बोलूं कि ये है शुक्ल पक्ष अष्टमी और ये हो रहा है 19वां मुहूर्त, तो इससे अगर आप इस घड़ी को रीड करना सीख जाएंगे तो आपको 19 का मतलब हर मुहूर्त दिखाता है सूर्य के 12 डिग्री के कोण के अंतराल को। तो 19 में आप 12 गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सूर्य का कोण ये है। आपको तिथि के अनुसार मालूम पड़ जाएगा कि वो शुक्ल पक्ष है, तो मून का ये कौन सा फेज है, वो वैक्सिंग फेज है कि वो वेनिंग फेज है। अगर वो अष्टमी है तो मून आधा दिख रहा होगा। तो ये घड़ी से एक्चुअली आपको पता चलता है कि हमारी पृथ्वी, हमारे जो एक्सेस जो है जिसके सूर्य के अराउंड घूम रही है, ये इस वक्त हमारे सौरमंडल में इसकी स्थिति क्या है, यहां से ग्रह किधर दिखेंगे, नक्षत्र किधर दिखेंगे। तो एक्चुअली ये ज्यादा साइंटिफिक है। मतलब सूर्य की गति के अनुसार दिन और रात का निर्धारण, शुभ मुहूर्त की जानकारी और प्राकृतिक चक्र के हिसाब से समय की गणना, यही है वैदिक घड़ी की सबसे बड़ी खासियत। अब आरोजी सीधी बात यह है कि यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताएगी, ये पंचांग की पूरी जानकारी भी देगी। तिथि, नक्षत्र, योग जैसा आप बता रहे थे ये सब बताएगी। यानी कि हम लोग जो सनातन धर्म में सुनते आए हैं, एक शुभ योग होता है, शुभ मुहूर्त होता है, इसकी भी जानकारी हमें ये घड़ी मतलब प्रोवाइड करा देगी। जी बिल्कुल, आप इसमें जो मुहूर्त, किसी शुभ कार्य के लिए कौन से मुहूर्त होते हैं या कोई कौन से मुहूर्त हैं जिसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो ये घड़ी ये सारी चीजें आपका मार्गदर्शन करेगी। चलिए, अब एक सामान्य बात, जैसे मैं जो हम लोग बचपन से घड़ी उपयोग करते आए साहब, तो ये 60 सेकंड का 1 मिनट, इसके बाद आ जाइए 1 घंटा तो वो 60 मिनट का होता है, इसी तरह से 24 घंटे का 1 दिन। ये अभी तक हम लोगों का एक सामान्य ज्ञान रहा है। अब आपकी ये जो वैदिक घड़ी है, ये इस अंग्रेजी वॉच, और आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये हमारी सभ्यता ने दुनिया को दिया था, जो छिपाया भी गया, इस पर भी आऊँगा। लेकिन ये अंग्रेजी घड़ी से किस प्रकार से भिन्न है, ये घंटे मिनट की और ये दिन को नापने की जो क्षमता है अंग्रेजी घड़ी के पास, वैदिक घड़ी इससे कैसे भिन्न है? जी बिल्कुल। जो हमारा आज का समय वर्तमान में हम पूरा विश्व इस्तेमाल कर रहा है 24 घंटे की समय प्रणाली, ये समय प्रणाली में आप देखेंगे कि रात के 12 बजे डेट बदलती है। तो क्या रात के 12 बजे ऐसी कौन सी खगोलिक घटना होती है जिसलिए डेट बदलनी चाहिए? आप कोई भी कैलेंडर देखें, आज भले इंग्लिश कैलेंडर जो गर्गेरियन कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी ये मानता है कि जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो हमारा एक वर्ष होता है। तो मतलब सूर्य केंद्र है, सूर्य वो एक खगोलिक घटना है जिससे हम वर्ष का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे ही एक वर्ष बनता है दिनों को जोड़ के, तो हम दिन का निर्धारण सूर्य से क्यों नहीं करते? रात के 12 बजे ऐसा क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं हो रहा होता एक्चुअली। लेकिन जो वैदिक घड़ी है उसमें जब भी शून्य बजता है, उस वक्त पे आप जिस भी शहर में होंगे और वो घड़ी आप चला के देखेंगे तो घड़ी में जब शून्य हो रहा होगा उस वक्त पे सूर्योदय ही हो रहा होगा। जब भी उसमें 15वां मुहूर्त होगा, 15 बज रहे होंगे, उस वक्त पे सूर्य अस्त ही हो रहा होगा। तो हमारी जो घड़ी है वो सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी किस रेट से परिक्रमा कर रही है और उस शहर में कैसा सूर्य का प्रभाव आ रहा है, इस चीज को स्टडी करती है और टाइम दिखाती है। अच्छा, ये आपने बता दिया किस प्रकार से इसकी गणना होती है। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि रात के समय 12 बजे, जैसे ही हमारी घड़ी में 11:59 PM के बाद 12 बजता है 0000, वो AM से अब गणना शुरू हो जाती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस घड़ी की ये भिन्नता रहेगी। और यही बात तो आरोजी हम लोग कहते हैं कि नया साल आ गया, और लेकिन नया साल आया तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, ना ऋतु परिवर्तन होता है, ना किसी प्रकार से कोई प्रकृति में भिन्नता आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो वैदिक घड़ी है, ये काल की गणना को समझाने के लिए, ऋतु की गणना को समझाने के लिए भी काफी सटीक और सही साबित होगी। जी बिल्कुल, इसका यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार हमारी राशियां जो हम बोलते हैं कि चैत्र की प्रतिपदा पे हमारा नववर्ष शुरू होता है, तो एक्चुअली हमारा जो सूर्य है वो एरीज में इंटर करता है। इसको हम बोलते हैं कि ये
जो भी हमारा पंचांग है या जो भी हमारा समय है या जो भी तिथि है हमारी, वो सारी चीज ग्रह नक्षत्र सूर्य की चाल को हमारे गैलेक्सी में और हमारी पृथ्वी की चाल को सूर्य के अराउंड और चंद्रमा की चाल को हमारी पृथ्वी के अराउंड को दर्शाती है। तो ये सिर्फ ये जो शुक्ल पक्ष पंचमी और ये मुहूर्त हो रहा है, ये एक्चुअली सिर्फ कोई भारतीय तरीका नहीं है, इसको कोई ये सिर्फ धर्म से जुड़ी चीज नहीं है, ये पूरा साइंस से जुड़ी हुई चीज है। ये एक्चुअली पूरी खगोलीय घटनाओं को दर्शाती है। दुनिया में अभी घड़ियों को लेकर जो रिसर्च है या दुनिया के लोग जो टाइम की गणना को समझते हैं वो जीएमटी के थ्रू समझते हैं। तो आरओजी को अगर भविष्य में मान लीजिए दुनिया की बड़ी संस्थाएं जो समय निर्धारण कर रही हैं वो बुलाती हैं और एक प्रेजेंटेशन के लिए कि बताइए वैदिक घड़ी, तो सबसे प्रमुख मोटो क्या होगा आपका कि मैं इस विषय पर तो वैदिक घड़ी के बारे में दुनिया को बताकर आऊं ही आऊं, ताकि दुनिया इस बात को बहुत क्लियर कट समझे, केवल इसलिए ना समझे कि ये भारत देश से बनी है तो चलिए साहब ये तो भारत में ही लागू होगी, क्योंकि जीएमटी हमारे यहाँ भी लागू है, अन्य देशों में भी लागू है, यानी वो सर्वाधिकार है उसका। तो ये वैदिक घड़ी के बारे में दुनिया जाने, इसके लिए आपके पास क्या तैयारी है, क्या मोटो है? जी, जैसे आज के समय प्रणाली में कुछ समस्याएं हैं जो कि पूरा विश्व फेस करता है। जैसे कि 70 से अधिक देश आप देखेंगे विश्व में ऐसे हैं जो डेलाइट सेविंग टाइम का प्रयोग करते हैं जी। कई देश ऐसे हैं दुनिया में जिनमें एक ही देश में कई टाइम जोन होते हैं और कुछ ऐसे बहुत बड़े देश हैं जहां पे एक ही टाइम जोन का इस्तेमाल होता है। तो इन सब को क्यों किया जा रहा है? क्यों कोई देश 8-8 टाइम जोन 10-10 टाइम जोन का यूज कर रहा है? क्यों कितने 70 देश डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग कर रहे हैं? डेलाइट सेविंग टाइम आप अगर इस शब्द को ही समझें तो मतलब सूर्य के ही समीप जाना चाह रहे हैं। तो ये क्यों जाना चाह रहे हैं? ताकि लोगों को नेचर के साथ अलाइन कर पाए और बिजली की बचत हो पाए। इसलिए ये सारे देश डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग करते हैं। इंग्लैंड खुद डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग करता है। जबकि जो हमारी वैदिक घड़ी है, क्योंकि ये रोज सूर्य के हो रहे उदय को पकड़ पाती है और उस वक्त पे शून्य दिखाती है, तो एक्चुअली पूरी पृथ्वी पे किसी भी देश को इस डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर इसका एस्टिमेट लगाएं कि पूरी दुनिया में अगर करेक्ट टाइम पे सूर्य उदय को नापा जाए और ये डेलाइट सेविंग टाइम की जरूरत पूरी दुनिया को नहीं पड़ी, तो बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सकती है पूरी दुनिया में। सिर्फ हमारे भारत देश में ही, जैसे हमारा देश लगभग 3000 किलोमीटर चौड़ा है ईस्ट से वेस्ट में, तो सूर्य उदय का जो अंतराल है वो लगभग 2 घंटे का है असम से लेके गुजरात के बीच में। लेकिन जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो एक ही टाइम जोन पे आधारित है। लेकिन ये वैदिक घड़ी हर जगह की सूर्य की गणना को पढ़ पाती है और इसी के अनुसार अगर वहां की फंक्शनैलिटी हुई तो बहुत सारी बिजली बचाई जा सकती है। और साथ ही जो हम इंसान हैं, हमारी जो सर्केडियन रिदम है, हम इस नेचर में इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, तो वो यहाँ की ग्रेविटी, यहाँ की पृथ्वी के मोशन, इन सबके हिसाब से चलती है, ना कि मैकेनिकल घड़ी के हिसाब से। तो हम नेचर से जुड़े हुए हैं, जबकि ये मैकेनिकल घड़ी हमको नेचर से अलग करती है। ये एक टेक्नोलॉजी, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज नेचर के करीब आ सकते हैं और अपने बॉडी के रिदम को भी नेचर से अलाइन कर सकते हैं। मैं आप ही का इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें आपने पूरी जानकारी दी थी। कुछ सवाल वहां से मैंने निकाले हैं, जैसे कि बहुत अच्छी बात आपने कही, प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ाव जाएगा वैदिक घड़ी की वजह से। स्वास्थ्य और दिनचर्या में भी एक अच्छा संतुलन हो सकता है क्या इससे? जी बिल्कुल, हम लोग इन्हीं चीजों पे और भी अन्वेषण कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं कि पूरे विश्व में इन चीजों को फैलाएं। तो बिल्कुल, क्योंकि हमारी सर्केडियन रिदम्स अर्थ के मोशन से ही सिंक करती है। इवन हमारा नेचर भी इसी सिंक करता है, एग्रीकल्चर भी मौसम और ऋतुओं के अनुसार ही होता है। तो वैदिक घड़ी से जब लोग इसके समीप आएंगे तो बिल्कुल नेचर के और करीब जा पाएंगे। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे जो लोग समय के बहुत पंक्चुअल हैं आज के घड़ी के हिसाब से, अगर वो रोज सुबह 6 बजे जागते हैं तो एक वक्त आएगा कि उनकी बॉडी को किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आंख 6 बजे खुलने लग जाएगी। लेकिन क्या हमारी आंख अपने आप रोज के हो रहे सूर्योदय पे खुल सकती है? नेचर में जो जानवर हैं, जो नेचर में चीजें प्रेजेंट है, पेड़ पौधे हैं, वो सब तो नेचर के हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ये घड़ी नहीं है। लेकिन आज हम इनक्लोज स्पेस में आ चुके हैं,
और घड़ी हमारी मैकेनिकल है, तो हम अपने आप नेचर से सिंक नहीं कर पाते। हम मैकेनिकल घड़ी के हिसाब से तो 200-300 सालों में सिंक कर गए, लेकिन इस घड़ी के माध्यम से जब आप रोज शून्य पे उठना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे आपकी जो बॉडी की प्रक्रिया है वो नेचर से सिंक कर जाएगी। तो बिल्कुल ये बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। विरासत से विकास तक ये थीम है वैसे मध्य प्रदेश सरकार की। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण भी आरोह श्रीवास्तव जी के मन में आ रहा था कि मैं इस देश की जो एक अकूत ज्ञान परंपरा है जो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश हमारे गुलाम होने की वजह से हम उसको उत्तरोत्तर उन्नति के तौर पर नहीं कर पाए, पर वो आज भी मौजूद है क्योंकि आपने रिसर्च की, आपको मिला, वहां से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब आपने इस घड़ी का निर्माण किया। तो अतीत की उस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन आज 2025 में आप कर रहे हैं, क्या इसका गर्व भी होगा? और कहीं ना कहीं अतीत के वो जो हमारे पूर्वज हैं वो भी आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे। जी धन्यवाद। बिल्कुल ये हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जब हमें पता नहीं कि उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने किस माध्यम से ये इतनी सटीक गणनाएं करी, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास रही हो, उन्होंने इन गणनाओं को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किया। और ये हजारों साल पुरानी परंपराएं आज आके हमारी नॉलेज सिस्टम में लॉस्ट हो गई, क्योंकि पिछले 800 सालों में इंडिया के ऊपर कई सारे इन्वेजन हुए, मुगल्स ने इन्वेड किया, ब्रिटिशर्स आए और हमारी नॉलेज लॉस्ट हो गई। लेकिन आज जब हमारा देश आजाद है, हमारे इतने क्रांतिकारियों ने इसीलिए तो हमारे लिए काम किया होगा कि देश आजाद होगा तो आजादी के बाद क्या करेगा कि वो अपने जो गौरव है, अपनी जो चीजें उनको आगे लेके आ पाए। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारी है, क्योंकि वो सत्य है। साइंस का काम है सत्य की ओर जाना। तो यही हमारा कार्य था कि जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि भारतीय काल गणना में इतनी उत्तम चीज दी हुई है जो कि एक्चुअली समय की परिधि को सही से नाप रही है, तो मुझे लगा अगर मैं इस पे काम करता हूं तो एक दिन इस पे घड़ी बनाऊंगा। तो जैसे अंग्रेजों की घड़ी पूरी दुनिया में फैली, तो हमारी भी घड़ी पहले पूरे भारत में फिर पूरी दुनिया में जाएगी, क्योंकि हम साइंस के माध्यम से इसको प्रूव करेंगे। और ये प्राइम मेरिडियन एक दिन भारत में आएगा और हमारे जो युवा हैं उनको गर्व होगा, वो इस ओर ध्यान देंगे कि हम क्या अपने वेदों को पढ़ें, इनमें क्या सत्य लिखा है, इससे क्या हम टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं। तो उनके अंदर एक शायद ये मेरे माध्यम से, मेरे कार्य से मोटिवेशन है कि वो भी वेदों में कुछ पढ़ के उनको निकाल के उनकी टेक्नोलॉजी बनाने का प्रयास करें और हम इन चीजों को पूरी दुनिया के सामने ला पाएं। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत आपने जिस कुशलता के साथ इस घड़ी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बताया, और उससे भी उम्दा आपने जो विजन रखा है वो विजन भी सफल हो। इसी के साथ आखिरी मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ की बात हो गई, इस घड़ी का सूक्ष्म मापन कैसे होगा ये हमने बता दिया, प्रकृति से किस तरह से व्यक्ति को जोड़ा जाएगा ये आपने बहुत अच्छे से बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस तरह से ये घड़ी बढ़ावा देती है, एक जवाब इसका भी, क्योंकि बात यही होगी, हम वैदिक परंपरा की जब बात करते हैं, मंत्रोच्चार की जब बात करते हैं, और यही बात होती है कि वर्तमान समय से कैसे हम पैरेलल लेके चलेंगे, समानांतर कैसे होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस तरह से बढ़ावा देती है ये वैदिक घड़ी? जी, समय की एक परिधि होती है। जैसे आज दुनिया को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, लेकिन एक्चुअली जब किसी को सैटेलाइट लॉन्च करनी हो या रॉकेट लॉन्च करना हो, या फिर शिपिंग में जैसे अगर आप सेलिंग कर रहे हो, तो एक परिधि होती है लोकल मीन टाइम, जिसमें आप उस करंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हो रहे सूर्य उदय से आप समय को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का तारों सितारों की गणना से आप निकाल पाए समय उस स्थिति पे क्या हो रहा है। तो ये घड़ी एक्चुअली लोकल मीन टाइम की परिधि को ही दर्शाती है कि उस जिस भी जगह पे ये घड़ी मौजूद है, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे सूर्य उदय कब हुआ, वहां से कैलकुलेशन लेके इसको करती है। तो ये बिल्कुल अभी की 24 घंटे की घड़ी से ये ज्यादा साइंटिफिक है। चलिए, आरव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपका शुक्रिया, और आपके मनोरथ सफल हों, यही हमारी भी सोच रहेगी, क्योंकि इस वैदिक घड़ी जो कि परंपरा और गणना का एक अद्भुत संगम है, ये
अतीत का वो शिलालेख है जिसे एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ऐतिहासिक घड़ी का शुभारंभ करेंगे। सीएम हाउस में इस घड़ी को बाकायदा लगाया जाएगा और सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश देश से आने वाली जनता, लोग, खास लोग भी इस घड़ी का दीदार कर सकेंगे। फिलहाल के लिए मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।